नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बिजली सब्सिडी से जुड़े बिल और पराली से संबंधित पर्यावरण अध्यादेश पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बनी सहमति। 4 जनवरी को होगी अगली बैठक। नए कृषि कानून और एमएसपी के मसले पर होगी चर्चा। सीबीआईसी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के जरिए कृष्णापट्टनम और तुमकुर में तैयार होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पीपीपी मॉडल पर पारादीप बंदरगाह का भी होगा विकास। केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित, करीब 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। देश में बढ़ेगा इथेनॉल का उत्पादन। मंत्रिमंडल ने चावल, गेहूं, जौ, मक्का और गन्ना सहित कई उत्पादों से इथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को दी मंजूरी। किसानों की आमदनी बढ़ाने में मिलेगी मदद। पाकिस्तान और चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। बोले, देश के स्वाभिमान और संप्रभुता के साथ किसी भी सूरत में नहीं होगा समझौता। लद्दाख गतिरोध पर यथास्थिति बरकरार। और भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है कमी। रिकवरी दर बढ़कर करीब 96%। देश में अब तक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 20 मामले 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाजों से एथेनॉल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब गन्ने के अलावा चावल, मक्का, गेहूं और ज्वार के अलावा चुकंदर से इथेनॉल बनाया जा सकेगा। इसके अलावा इथेनॉल उत्पादन पर सब्सिडी बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स की बैठक में इथेनॉल के उत्पादन को लेकर बड़ा फैसला हुआ। ने इथेनॉल उत्पादन पर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कृषि उपजों से तैयार होने वाले इथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलेशन क्षमता में वृद्धि की संशोधित योजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन होगा, किसानों को समय से भुगतान मिलेगा और कच्चे तेल का आयात में कमी आएगी। सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10% एथेनॉल मिलाने और 2030 की बजाय 2025 तक ही 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। पहले शुगर से ही सिर्फ एथेनॉल बनती थी। सरकार ने इन दिनों में राइस, मेज, उनसे भी एथेनॉल बनाने का अनुमति दे दिया। सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज 4,573 रुपया की 4,573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी उसने उनको सैंक्शन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पारादीप पोर्ट के डेवलपमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कैबिनेट बैठक के बाद ये बताया कि सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत 3,004 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से मल्टी लेवल पोर्ट को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों का आवागमन हो सकेगा।
परियोजना में पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाया जाएगा। योजना से बंदरगाह के आसपास के इलाकों के औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3,000 करोड़ रुपीस का खर्च करके एक आधुनिक और विश्वस्तरीय बंदरगाह निर्माण करने के लिए फैसला लिया है। पारादीप में एक वेस्टर्न डॉक के माध्यम से 25 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो के क्षमता वाला 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3,000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में कैप बेसेस आ पाएगी। और केंद्र सरकार ने CBIC मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के तहत कृष्णापट्टनम और तुमकुर में औद्योगिक गलियारा नोड्स को मंजूरी दी है। साथ ही ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को भी स्वीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि इस परियोजनाओं पर 7,725 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 2,08,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परियोजनाओं से लॉजिस्टिक लागत में कमी और बेहतर परिचालन दक्षता के साथ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को गति मिलेगी। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम उद्योगों के विकास को गति देने और देश भर में निवेश के लिए प्रमुख स्थल तैयार करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। 7,725 करोड़ के लागत से और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे, ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में, वहाँ 2,139 करोड़ के लागत से ये औद्योगिक ट्रक क्षेत्र का विकास होगा। तुमकुर में 1,701 करोड़ के लागत से कर्नाटक में है। ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है, उसके ये 2 महत्वपूर्ण आधार है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई और प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी शामिल है। आकाश मिसाइल के निर्यात को तेजी से मंजूरी देने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि निर्यात किया जाने वाला मिसाइल सिस्टम वर्तमान में भारतीय सेना में इस्तेमाल किए जा रहे संस्करण से अलग होगा। भारत और भूटान सरकार के बीच नवंबर 2020 में अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन और उनके आदान प्रदान को स्वीकृति भी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिक गणराज्य में 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है। और केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। आज हुई छठे दौर की बैठक में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक के बाद बताया कि आज हुई बैठक में 4 मुद्दे रखे गए थे। उनमें से 2 पर सरकार और यूनियन के बीच सहमति हो गई है। इसमें पहला पर्यावरण अध्यादेश में पराली के मुद्दे पर था। दूसरा मुद्दा बिजली सब्सिडी का था। किसान संगठनों की मांग ये थी कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखनी चाहिए और इस पर सरकार सहमत हो गई। कृषि मंत्री ने यह बताया है कि MSP और नए कृषि कानून पर अगली बैठक में बात होगी। 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होनी है। और इस बैठक से पहले नए कृषि कानून और किसानों के मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तर्क संगत विचार विमर्श होना चाहिए और किसानों के बीच किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है
कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। एक बार कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो कि यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं, देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फला क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं। हम केवल सरकार के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, हम देश के लिए, गरीब के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले किसानों की आमदनी दोगुना करने के मुद्दे पर गंभीर थे और उनकी सरकार बीते 6 सालों से इस दिशा में लगातार काम कर रही है, जिसके सकारात्मक नतीजे भी मिले हैं। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। भारत अब झुकने वाला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव को लेकर साफ शब्दों में ये कहा है कि भारत अपने स्वाभिमान और संप्रभुता के साथ किसी भी सूरत में समझौता करने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी जमीन पर किसी भी मुल्क को 1 इंच भी कब्जा नहीं करने देगा। इंडो और चाइना के बीच जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर बता दिया है कि बदले हुए भारत का रुख क्या है। समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहाँ तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है। लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख गतिरोध का अभी कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन बातचीत का दौर जारी है। बातचीत का दौर चल रहा था, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता देश की सुरक्षा है। यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुव्वत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है
सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत सीमा पर तेज गति से बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर यह आवश्यक है, और वह काम कर रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सरकार का पक्ष रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश में डिजिटल अंतर को कम करने की दिशा में सरकार की डिजिटल पहल को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा, आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी डिजिटल सेवाओं से दूर है। ऐसे में प्रभावी नवाचारों के जरिए डिजिटल पहुंच को बढ़ाकर लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाने में जुटी है। हाल के वर्षों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर दराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। The awards have been instituted to honor exemplary initiatives undertaken by government entities in promoting digital governance. The Digital India Awards reflect the overall vision of the government to empower citizens to achieve their aspirations and make India a digital superpower. डिजिटल विशेषज्ञों की भूमिका की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विशेषज्ञों ने देश को महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से उबरने में मदद की है। आरोग्य सेतु, ई ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सुविधाओं के उपयोग से लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सका है। Technological advances are often termed as disruptions, but this year they helped us overcome the big disruption to a great extent. India was not only prepared to minimize the adverse impact of mobility restrictions, but also utilized the crisis as an opportunity to march ahead in various arenas. It was possible only because the digital infrastructure has been strengthened in recent years. राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस ने सामाजिक संबंधों, आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन के कई अन्य पहलुओं के मामले में दुनिया को बदल दिया है। वहीं डिजिटल माध्यम ने इस मुश्किल वक्त में लोगों का जीवन आसान बनाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से बंगलुरु में मुलाकात की। उनके साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री गोविंद करजोल और गृह मंत्री बसवराज बोम्मई भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए साल के लिए शुभकामनाओं का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 77वीं वर्षगांठ पर याद किया। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 दिसंबर 1943 हर भारतीय की याद में एक ऐसा दिन जब वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगे को फहराया था। इस विशेष दिन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री पोर्ट ब्लेयर गए थे और तिरंगे को फहराने का सम्मान प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे और गुजरात को नए साल का तोहफा देंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इस परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,195 करोड़ रुपए है। 2022 के मध्य तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। राजकोट एम्स में 750 बिस्तर की व्यवस्था होगी और मरीजों के लिए अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, अस्पताल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी होगा। छात्रों के लिए राजकोट एम्स में MBBS की 125 सीटें और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष SL धर्मगौड़ा की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत बताई है। उन्होंने ट्वीट संदेश में ओम बिरला ने SL धर्मगौड़ा के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि पीठासीन अधिकारी के रूप में SL धर्मगौड़ा के साथ सदन में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम लोकतंत्र की गरिमा पर कठोर आघात है। उनकी मृत्यु की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और पीठासीन अधिकारियों की गरिमा और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबका दायित्व है। और देश में SARS-CoV-2 के नए यूके वेरिएंट से 20 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर नए स्ट्रेन का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC के 8 नमूनों में यूके स्ट्रेन का पता लगा है। इसके अलावा कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स में 1, पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 1, बंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज हॉस्पिटल में 7, हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 2 और दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में 1 मामला सामने आया। इससे पहले 6 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले थे। 14 नए मामले सामने आने के बाद से कुल मामलों की जो संख्या है वो 20 तक पहुंच गई है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा है कि यदि हम सतर्क और सावधान रहेंगे तो इसके प्रसार को कम किया जा सकता है। If we are having good COVID appropriate behavior, then no matter what be the strain, it will not be able to spread from one person to the other. Therefore, the measures that we started with when this pandemic started become even more important right now in terms of masking, wearing a mask for everyone, even if you are asymptomatic, not creating crowds or not going to crowded places, especially like you mentioned during New Year's Eve, that we should avoid crowded places because they can, or not create crowded crowds because they can become super spreading events. Yes. Regularly wash our hands, and if we do that, I think we will continue to have a downward decline. और सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक अगले साल 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इस अवधि के बाद उड़ानें फिर से शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा जल्द ही की जाएगी। पहले 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया था। हाल में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने के बाद से स्थिति बदली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए जिनके सुपर स्प्रेडर बनने की आशंका हो। साथ ही नववर्ष समारोह और उससे संबंधित आयोजनों पर भीड़ को एकत्र होने से रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है और कुछ दिनों में ही ब्रिटेन के लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। ब्रिटेन ने 100 मिलियन डोज का ऑर्डर किया है। इससे 50 मिलियन लोगों को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले ब्रिटेन ने फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी थी। अब तक करीब 7 लाख से अधिक लोगों को फाइजर वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में उम्मीदें बढ़ गई हैं। यहां इस्तेमाल के लिए अप्रूवल की लाइन में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन सबसे आगे खड़ी है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस वैक्सीन को भारत में भी नियामक स्वीकृति मिल जाएगी। I think if they look at the entire data, not from India and from the other parts of the world,
we will have robust data which may be able to satisfy the regulators that this vaccine is safe. We can give it to our population. It is efficacious. It will work. If that is sort of there and the regulators are satisfied, I'm very hopeful that within the next few days, the regulatory approval will come in as far as the vaccine is concerned. And then in a very short span of time, we will be able to start vaccinating our population based on our priority list. और देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जो है वो जारी है। देश में ठीक होने वाली मरीजों की जो संख्या है वो 98,34,000 को पार कर गई है, जबकि रिकवरी दर 95.99% हो गई। देश भर में करीब 17 करोड़ 9 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच अब तक की जा चुकी है। देश में पिछले एक महीने से दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक चल रही है। इससे सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुख जारी है। मंगलवार को देश भर में 20,550 लोग कोविड से पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान 26,572 नए मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल सक्रिय मामलों में 6,309 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,62,272 है। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.56% हो गई है। वहीं कोविड को हराकर ठीक हुए मरीजों की संख्या 98,34,000 को पार कर गई है। रिकवरी दर बढ़कर 95.99% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृतकों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 286 रोगी कोविड से मौत के शिकार हुए हैं। इसके साथ ही कोविड की वजह से अब तक 1,48,429 रोगियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 17 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की आज पुण्यतिथि है। अहमदाबाद में 1919 में जन्मे साराभाई ने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने ही की थी। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। विक्रम साराभाई को 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे ये अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।